हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो से हम बेसिक टू एडवांस सिलाई मास्टर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आता है और सिलाई को एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं। सो प्लीज आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो के देखिए ताकि आप वीडियो को देख के अच्छे से समझ सके। जब आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ब्लाउज कटिंग हम सबसे पहले पेपर में करना सीखेंगे, तो इसके लिए हमने न्यूज़पेपर ले लिए हैं और इंच टेप मेजरमेंट के लिए रहेगा। मार्किंग के लिए हम मार्कर लिए हैं और ये जो हमारा बड़ा कैंची है इससे हम कपड़े की कटिंग करेंगे। पेपर के लिए हम दूसरा कैंची का यूज़ करेंगे। इस कैंची से अगर हम पेपर कटिंग करेंगे तो हमारा कैंची ख़राब हो जाएगा। एक छोटा वाला कैंची से ही हम पेपर की कटिंग करेंगे। फिलहाल के लिए हम बड़े वाले कैंची को साइड में रख लेंगे और छोटा कैंची से कटिंग करेंगे। सीधा मार्किंग के लिए हमने स्केल ले लिए है। गले और आर्म होल में शेप देने के लिए मैं यहाँ कर्व स्केल का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना कर्व स्केल के भी गले और आर्म होल में शेप दे सकते हैं। पेपर में ब्लाउज कटिंग सीखने के लिए हमें मेन इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे 28 साइज 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिए हैं और पेपर का जो बंद वाला साइड है उसे हम अपने साइड रखेंगे और पेपर का खुला वाला साइड सामने तरफ रहेगा। पेपर का बंद वाला साइड हम अपने साइड रखे हैं क्योंकि ब्लाउज हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लाउज का बैक ओपन बनाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको पेपर का खुला वाला साइड अपने तरफ रखना है और बंद वाला साइड सामने तरफ। आज के वीडियो में हम फ्रंट ओपन ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम अपनी तरफ बंद वाला साइड रखे हैं और सामने तरफ खुला वाला साइड। पेपर को डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करने के बाद अब हम सबसे पहले पेपर के नीचे साइड से पेपर को बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे मेरा पेपर तो नीचे से एकदम बराबर है, फिर भी हम पेपर को बराबर करते हुए लाइन खींचेंगे और सेम प्रोसेस से हम जब कपड़े में भी कटिंग करेंगे उसमें भी हमें नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेना है। नीचे साइड से पेपर को बराबर करते हुए मार्किंग करना तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे लंबाई के लिए मार्किंग। लंबाई के लिए मार्किंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा तैयार ब्लाउज जितना भी रहे उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहता है। यहाँ पे मेरा तैयार ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। हम चाहे किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करें, हर साइज में हमें 1 इंच लंबाई में प्लस करना रहता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है जो हमारा ब्लाउज़ का लंबाई है, मतलब तैयार ब्लाउज़ का लंबाई सेम उसी लंबाई में अगर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ हमारा छोटा हो जाएगा। तो तैयार ब्लाउज़ की लंबाई जितना भी रहे उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहता है। तैयार ब्लाउज़ की लंबाई मेरा 13 इंच है तो 1 इंच प्लस करके हम लंबाई के लिए 14 इंच पे मार्किंग कर ले रहे हैं। तो सेम प्रोसेस से हम थोड़ा आगे भी 14 इंच पे मार्क कर लिए हैं। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिला के हम सबसे पहले सीधा करके लाइन खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और जो मार्किंग किए थे उन मार्किंग पॉइंट को मिला के सीधा करके लाइन खींच लिए है। अब इसी लाइन से ही हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेजरमेंट चार्ट के हिसाब से हमें 28 साइज ब्लाउज़ में शोल्डर कितना लेना है। तो 28 साइज ब्लाउज में शोल्डर हमारा 5 इंच का रहेगा, गला हमारा 2 इंच का रहेगा, आर्म होल हम 5.5 का रखेंगे और टक्स पॉइंट हमारा 9 इंच का है। इस ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट में मैं चेस्ट साइज के हिसाब से नेक के लिए, शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए और टक्स पॉइंट के लिए हर एक चीज़ को मेजरमेंट करके मेंशन की हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 28 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो 28 साइज़ ब्लाउज़ में हमें 5 इंच का शोल्डर रखना है। तो पेपर का जो बंद वाला साइड है उस साइड में हम 5 इंच को बराबर पकड़ते हुए आगे तक मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्किंग कर लिए है। शोल्डर का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्म होल में मार्किंग करेंगे। तो 28 साइज़ ब्लाउज़ में आर्म होल के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ऊपर शोल्डर वाला पॉइंट से बराबर नापते हुए नीचे हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। तो ये हमारा शोल्डर मार्किंग है। तो ऊपर हमने शोल्डर 5 इंच का रखे थे तो नीचे से भी हम बराबर नाप के देखेंगे कि 5 इंच हमारा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 5 इंच बराबर है। तो अब मैं शोल्डर वाले मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए आर्म होल का मार्किंग कर लूँगी।
मेरा आर्म होल का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो मेरा आर्म होल और शोल्डर दोनों का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेस्ट मार्किंग के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट मार्किंग करने के लिए आर्म होल का जो नीचे वाला पॉइंट है उस पॉइंट से हम स्केल को सीधा करके रखेंगे और उसके साइड से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। तो यही वाला मार्किंग हमारा चेस्ट के लिए मार्किंग है। चेस्ट हमारा 28 साइज का है। तो 28 का हम 4 पार्ट निकालेंगे। तो 28 का 4 पार्ट निकालने के लिए 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी आएगा वही हमारा चेस्ट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच मेरा चेस्ट पॉइंट है। पेपर के बंद वाले साइड से हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट मार्किंग है और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच हमारा साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है या पेपर साइड से कम है तो उस कंडीशन में आप 1.5 इंच तक भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम साइड से 2 इंच ही ले, ताकि कपड़ा बाद में कम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा तरीके से भी चेस्ट का 4 पार्ट निकालना दिखा देती हूँ। तो चेस्ट हमारा 28 साइज का है। तो इन स्टेप को बराबर पकड़ते हुए 28 तक हम डबल फोल्ड करके इन स्टेप को पकड़ेंगे। तो पकड़ने के बाद ये हमारा चेस्ट का डबल पार्ट हो गया। अब हम इन स्टेप को 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि कपड़ा भी हमारा 4 फोल्ड का रहेगा। तो इन स्टेप को 4 फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ हमारा इन स्टेप में 7 इंच आया है। देखिए इन स्टेप में हमारा 7 इंच आया है। तो 7 इंच हमारा चेस्ट का पॉइंट निकला है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमारा 7 इंच आया था और इन स्टेप को भी फोल्ड करने के बाद भी हमारा चेस्ट का मार्जिन 7 इंच आया था। तो दोनों में से आपको जो भी तरीका आसान लगे उसे यूज़ करके आप चेस्ट का 4 पार्ट निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी भी प्रोसेस का यूज़ करके आप चेस्ट का 4 पार्ट निकाल सकते हैं। निकालने के बाद साइड से आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए। तो चेस्ट का मार्किंग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो जैसे हम चेस्ट का 4 पार्ट निकाले थे, सेम उसी प्रोसेस से हम कमर का भी 4 पार्ट निकालेंगे। कमर हमारा 24 है। तो 24 को हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारा जितना भी आएगा वही हमारा कमर का पॉइंट रहेगा। तो कमर का पॉइंट हमारा 6 इंच पे आया है। इसमें हम 1 इंच टक्स के लिए प्लस करेंगे और साइड से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम चेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं तो हमें कमर में भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेना है। यहाँ पे मेरा चेस्ट और कमर दोनों का मेजरमेंट निकालना कंप्लीट हो गया है। तो चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से हमने चेस्ट में मार्किंग कर लिए है। तो कमर के मेजरमेंट के हिसाब से अब हम कमर में मार्किंग करेंगे। कमर हमारा 24 है। इसका 4 पार्ट निकालने के बाद 6 आ रहा है। तो पेपर के बंद वाले साइड से बराबर पकड़ते हुए 6 इंच पे हम कमर के लिए मार्किंग किए हैं और आगे से हम टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और साइड से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो साइड से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कमर का पूरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा मार्किंग लगाए थे, अब हम उन दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। वीडियो में अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न या डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने साइड के दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लिए हैं, सेम इसी प्रोसेस से चेस्ट और कमर वाले दोनों पॉइंट को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे और सेंटर में ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो इसी के साथ हमारा चेस्ट और कमर का पूरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम गले के लिए मार्किंग करते हैं। तो गले के लिए मार्किंग हम नीचे से करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि गले में मार्किंग करने का 2 तरीका होता है, ऊपर से मार्किंग करना या फिर नीचे से मार्किंग करना। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं गले के लिए मार्किंग हमेशा नीचे से करती हूँ। तो इसमें भी मैं गले के लिए नीचे से मार्किंग करूँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे जिस साइड से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे को नीचे साइड से गले के लिए मार्किंग करना ज़्यादा आसान लगता है, तो हमेशा मैं नीचे साइड से गले के लिए मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गले के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग लगा दी हूँ। तो तैयार होने के बाद मेरे को
5 इंच में गला तैयार मिलेगा। जब मैं शोल्डर के लिए मार्किंग की थी तो उसी टाइम मुझे गले के लिए मार्किंग कर लेना था, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब हम गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। 28 साइज़ ब्लाउज़ में मैं शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्किंग की थी और उस 5 इंच में मैं 2 इंच गले के लिए रखूँगी और बाकी बचा 3 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। ये मार्किंग हमें शोल्डर के मार्किंग के वक्त ही करना था, तो उस टाइम मेरा मार्किंग करना छूट गया था, तो अब मैं इसको मार्किंग कर ली हूँ। जैसे कि मैं नीचे से गले के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो उसी मार्किंग पॉइंट से हम गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर मेरा गला 2 इंच का था, तो नीचे भी मैं 2 इंच का रखूँगी, तो गला मेरा एकदम बंद लगेगा। इसलिए मैं नीचे 2 इंच ना रख के यहाँ पे मैं 2.5 इंच गले में रख रही हूँ, क्योंकि गला मुझे थोड़ा फैलाव में चाहिए नीचे से। तो नीचे से मैं गले के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग की हूँ और ऊपर मेरा 2 इंच है। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अगर आपको गले के नीचे साइड में ज़्यादा फैलाव नहीं चाहिए तो आप नीचे से 2 इंच भी रख सकते हैं। रखने के बाद सेम प्रोसेस से पहले एक डब्बा बना लीजिए। डब्बा बनाने के बाद आप इसमें राउंड शेप दे दीजिए या फिर आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए कर्व स्केल का यूज़ करके गले में राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप कर्व स्केल के बिना भी आसानी से राउंड शेप दे सकते हैं। हमने जो गले में मार्किंग किए थे, ऊपर वाला मार्किंग और नीचे वाला मार्किंग, दोनों मार्किंग पॉइंट में हम कर्व स्केल को अच्छे से सेट करके राउंड शेप दे दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि बिना कर्व स्केल के हम राउंड शेप कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं पेपर में हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाते हुए पेपर में मार्किंग करके फिर कटिंग करूंगी, सेम इसी प्रोसेस से आप भी सबसे पहले मार्किंग करके पेपर में कटिंग कीजिए, उसके बाद ही आप कपड़े में कटिंग करें। डायरेक्ट आप कपड़े में कटिंग मत कीजिए। अब हम आर्म होल में शेप देंगे, तो आर्म होल में शेप देने के लिए आर्म होल और चेस्ट का जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम 1.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इन स्टेप को हमें बराबर सेट करते हुए 1.5 इंच तक ही मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के बाद हमारा जो आर्म होल पॉइंट है उस पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो आर्म होल के दोनों पॉइंट को बराबर मिलाते हुए इन स्टेप को फोल्ड करेंगे, तो हमारा आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकल गया है। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट से मार्किंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा 4 पॉइंट बन गया है। इन चारों पॉइंट को बराबर मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं साइड से 1/2 इंच डाउन क्यों की हूँ। तो साइड से 1/2 इंच मैं डाउन इसलिए की हूँ कि आर्म होल में हमारा एक अच्छा सा शेप आ जाए। अगर आप चाहे तो बिना 1/2 इंच डाउन किए भी आर्म होल में शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा साइड से 1/2 इंच डाउन करती हूँ, जिससे कि हमारे आर्म होल में एक अच्छा सा शेप आए और ब्लाउज़ तैयार होने के बाद हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आर्म होल तैयार हो। तो चलिए अब हम इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल में शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल के सेंटर में जो मार्किंग किए हैं उस पॉइंट को 1.5 इंच वाले मार्किंग से मिलाएंगे। उसके बाद चेस्ट वाले मार्किंग से मिलाते हुए साइड से 1/2 इंच वाले डाउन मार्किंग से मिला के आर्म होल का शेप दे देंगे। सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल का शेप देना है। शुरुआत में जब हम आर्म होल में शेप देते हैं तो हमारा आर्म होल में एक ही बार में शेप नहीं बनता है। आर्म होल में शेप देने के लिए हमें 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट बनता है। तो अगर आपसे शेप एक बार में नहीं बन रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि धीरे धीरे आप भी आर्म होल में शेप देना सीख जाएंगे। यहाँ पे मेरा गला और आर्म होल दोनों का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहे तो जब आप बैक पार्ट को तैयार करेंगे तो उस टाइम भी टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर सकते हैं या फिर अभी भी कर सकते हैं। तो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करने के लिए हमें पेपर के बंद वाले साइड से 4 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है और टक्स का लंबाई भी हम 4 इंच तक रखेंगे,
किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ के बैक पार्ट में टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े के बंद वाले साइड से हम 4 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे और टक्स पॉइंट की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। कमर का मार्किंग करते टाइम हम टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लिए थे, तो उसी 1 इंच को हम दोनों साइड में हाफ इंच करते हुए टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग पॉइंट को ऊपर वाला पॉइंट से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, तो टक्स के मार्किंग के साथ साथ देखिए मेरा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। हमारा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पेपर को अपनी जगह से हिलाना नहीं है, पेपर अपनी जगह में रहेगा और वैसे ही हमको कटिंग करना है। अगर हम कटिंग करते वक्त पेपर को अपने कंफर्टेबल के हिसाब से घुमाते हुए कटिंग करेंगे तो पेपर आगे पीछे हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लाउज़ का कटिंग बिगड़ जाएगा। तो कटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा हो या पेपर, हमें उसको बराबर जैसा रखा हुआ है वैसा रखते हुए ही कटिंग करना है, उसे कटिंग करते वक्त हिलाना नहीं है। मेरा बैक पार्ट का कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, तो कटिंग करने के बाद हमारा जो भी बचा हुआ पेपर है इसमें से हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे और हुक पट्टी आई पट्टी की कटिंग करेंगे। जब हम कपड़े में ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट कटिंग करने के बाद साइड से हमारा बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ रहता है, तो उसी में से हम फ्रंट पार्ट और बाकी पार्ट की कटिंग करते हैं। पेपर में बैक पार्ट कटिंग करने के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम फ्रंट पार्ट के लिए दूसरा पेपर ले लिए हैं, तो दूसरा पेपर के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने बैक पार्ट के कटिंग करते टाइम पेपर को डबल फोल्ड करके रखे थे, सेम उसी प्रोसेस से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग में भी पेपर को डबल फोल्ड करके रखना है। देखिए जैसे मैं बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त पेपर को रखी थी, सेम वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए पेपर को रख के सेट कर ली हूँ। देखिए मेरा बैक पार्ट ऐसे करके कटिंग हुआ था, तो बैक पार्ट को उठा के हम फ्रंट पार्ट के लिए इसका उल्टा करके सेट करेंगे। मैं जैसे कपड़े में ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ उसी के हिसाब से ही मैं पेपर में भी ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ, जिससे कि आपको कपड़े की कटिंग करते वक्त आसानी हो। यहाँ पे मैं बैक पार्ट को उठा के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए इसको उल्टा साइड में अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो सेट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पेपर को एकदम नीचे से बराबर करके नहीं रखना है, हमें नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, प्लस साइड से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के पेपर को सेट करना है। लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बैक पार्ट को पेपर में हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की मार्किंग एंड कटिंग करूँगी। तो 4 टक्स ब्लाउज़ में हमारे टक्स के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, प्लस बेल्ट अटैच करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पेपर के बैक पार्ट को दूसरा पेपर में अच्छे से सेट कर लिए है। सेट करने के बाद उसके ऊपर हम कैंची से पेपर को अच्छे से दबा दिए ताकि बैक पार्ट हमारा अपनी जगह से ना हिले। तो यहाँ नीचे साइड से मैं टक्स पॉइंट के लिए और बेल्ट अटैच करने के लिए जो मार्जिन चाहिए उसके लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर ले रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले सीधा करके लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे मेरा लंबाई के लिए मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, तो जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के साथ मिलाते हुए हम बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो लंबाई का मार्किंग तो हमारा करना हो गया है, तो अब हम चौड़ाई में भी एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम चौड़ाई में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टक्स के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, प्लस हमारा ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो इसलिए मैं साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करने के बाद अब हम जो मार्किंग किए हैं तो इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए अच्छे से सीधा करके लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसी मार्किंग के साथ मिलाते हुए बैक पार्ट को भी सेट कर लेंगे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इसके लंबाई में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है
और चौड़ाई में भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग ब्लाउज़ के पैटर्न में अलग अलग मार्जिन लिया जाता है। तो 4 टक्स ब्लाउज़ में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है लंबाई और चौड़ाई में। इस बात का हमें मेन ध्यान रखना है। ब्लाउज़ की लंबाई और चौड़ाई में हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगाए थे तो उस मार्जिन के हिसाब से बैक पार्ट को हमने अच्छे से सेट कर लिए है। सेट करने के बाद अब हम पेपर के ऊपर कुछ भारी चीज़ रख दिए हैं ताकि हमारा पेपर अपनी जगह से ना हिले। बैक पार्ट को पेपर में अच्छे से सेट करने के बाद अब हम बैक पार्ट के चारों साइड से मार्किंग करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई में तो हम पहले से ही मार्किंग कर लिए हैं। तो अब हम आर्म होल के साइड मार्किंग करेंगे प्लस गले के साइड मार्किंग करेंगे। तो गले के साइड मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे, गले के साइड अभी फ़िलहाल हम निशान लगा देंगे। तो गले के साइड हम अलग से बाद में मार्किंग करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट का गला ज़्यादा डीप है, उसी के हिसाब से हम फ्रंट पार्ट के गले का भी मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का गला भी हमारा ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम आर्म होल और शोल्डर में मार्किंग कर ले रहे हैं। जब हमारा मार्किंग हो जाएगा तो हम गले वाले साइड से सीधा करके मार्किंग कर लेंगे। गले के साइड से सीधा मार्किंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि स्केल को हमें बराबर सीधा करके पकड़ते हुए सेट करना है। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ मेरा बैक पार्ट से जितना भी मार्किंग करना था पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को रख के हमें जितना भी मार्किंग करना था उतना मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो हम बैक पार्ट को हटा दिए हैं। तो बैक पार्ट को हटाने के बाद अब हम सबसे पहले फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट साइड के गले के लिए 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपको फ्रंट साइड का गला और ज़्यादा डीप चाहिए या फिर थोड़ा कम चाहिए तो आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट साइड के गले के लिए 6 इंच रखना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा डीप बनता है और ना ही छोटा बनता है। बैक पार्ट के गले में हमने जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग को फ्रंट साइड के गले में भी सेट करके मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट के गले के हिसाब से मार्किंग नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड के गले में मुझे फैलाव कम चाहिए, इसलिए हम फ्रंट साइड के गले का अलग से मार्किंग करेंगे। तो गले का जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग किए हैं और उसी मार्किंग को आगे और पीछे वाले मार्किंग से मिलाते हुए फ्रंट साइड के गले में भी मैं राउंड शेप दे दी हूँ। आप अपने पसंद के गले में कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फ्रंट साइड के गले में हमारा शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड करेंगे आर्म होल में शेप देना। आपको पता होगा कि हमारे ब्लाउज़ के जो बैक पार्ट है उस बैक पार्ट से 1/2 इंच डाउन हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम फ्रंट साइड के आर्म होल में 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो डाउन करने के लिए हमारा आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट में हमें अंदर तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए सबसे पहले मार्किंग लगा लेना है। तो हमने आर्म होल के सेंटर में जो मार्किंग लगाए हैं उसी मार्किंग को आगे और पीछे से मिलाते हुए आर्म होल में एक परफेक्ट शेप दे देंगे। शेप देते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर शोल्डर तरफ हम इस मार्किंग को जब मिलाएंगे तो शोल्डर का जो पॉइंट है उसी से ही मिलाना है, आगे और पीछे करके हमें नहीं मिलाना है। और आर्म होल के लास्ट वाला पॉइंट में भी हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उस एक्स्ट्रा मार्जिन से मिलाते हुए अच्छा सा शेप दे देंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल में हमारा शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो आर्म होल के ऊपर में हमारा जो मार्किंग है ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल था, तो इस मार्किंग को हम कट कर देंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल में मेरा गोलाई के साथ मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा आर्म होल का मार्किंग करना पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो गले वाले साइड में नीचे से मार्किंग को नहीं मिलाए थे तो उस मार्किंग को भी मिला लिए हैं। तो गला और आर्म होल मेरा दोनों मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम नीचे साइड से 3 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बेल्ट को अटैच करने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत कपड़ा चाहिए, तो इसलिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ। तो बेल्ट के लिए हम नीचे से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा साइड में हम बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों साइड में हमने जो बेल्ट के लिए मार्किंग लगाए हैं इन दोनों पॉइंट को हम सबसे पहले स्केल से थोड़ा सा डॉट डॉट देते हुए लाइन खींच लेंगे। बेल्ट के दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने जो डॉट डॉट का शेप दिए थे अब उसी शेप में हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कोने से हमें कम से कम 3 या 4 इंच तक सीधा करना है।
3 इंच तक की हम सीधा करेंगे। उसके बाद आगे वाला मार्किंग से मिलाते हुए थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में डाउन करते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे। बेल्ट का शेप देते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बेल्ट का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें हल्का डाउन करना है और फर्स्ट वाला पॉइंट में हमें थोड़ा सा नोक निकालते हुए बेल्ट पे शेप देना है। एक बार में बेल्ट में शेप देना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बेल्ट में शेप देना आसान हो जाएगा। बेल्ट के सामने वाले साइड से हमने 3.5 लिए थे और दूसरा साइड से 2.5 इंच, दोनों पॉइंट को मिला के बेल्ट का शेप देना कंप्लीट हो गया है। अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले के साइड में हमने जो सीधा लाइन खींचे थे उसी लाइन से इंस्टेप को बराबर पकड़ते हुए 4 इंच पे हमको टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। तो टक्स पॉइंट का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम टक्स का लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स का लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच लंबाई में हम टक्स के लिए मार्किंग किए हैं। ये हमारा मेन टक्स पॉइंट है। इसी टक्स पॉइंट से नापते हुए 1.5 इंच के दूरी में हम बाकी 3 टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा मेन टक्स पॉइंट है उस टक्स पॉइंट से हम इंस्टेप को थोड़ा सा ऊपर तरफ पकड़ते हुए 1.5 इंच पे दूसरा टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किए हैं। अब दूसरा टक्स पॉइंट से 1.5 इंच के दूरी पे हम तीसरा टक्स पॉइंट का मार्किंग कर लेंगे। हमारा जो मेन सेंटर वाला टक्स पॉइंट है उससे नापते हुए हम लास्ट टक्स पॉइंट का भी मार्किंग कर लिए है। देखिए यहाँ पे मेरा चारों टक्स पॉइंट का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो मार्किंग किए हैं टक्स पॉइंट का, तो इसमें अच्छा सा राउंड शेप देने के लिए मैं यहाँ पे चूड़ी का यूज़ करूँगी। जो मेरा सेंटर वाला टक्स पॉइंट है उसे सेंटर से बराबर चूड़ी को रखते हुए सेट कर लिए हैं। और हमने जो मार्किंग किए थे पहले से टक्स पॉइंट के लिए, उस टक्स पॉइंट को अच्छे से डार्क कर लेंगे। उसके बाद चूड़ी को अच्छे से सेट करके उसी मार्किंग को थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए अच्छे से फिर मार्किंग कर लेंगे। पहले जो मार्किंग किए थे मार्किंग वहीं पे रहेगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे ही करना है। अब देखिए मैं चारों मार्किंग को चूड़ी के हिसाब से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर ली हूँ। अब मार्किंग किए हुए को अच्छे से मैं इसे डार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैं चारों टक्स पॉइंट को चूड़ी की सहायता से अच्छा सा राउंड शेप दे दी हूँ। तो चारों टक्स पॉइंट में मेरा राउंड शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी टक्स पॉइंट को साइड से मिलाएंगे। टक्स पॉइंट में राउंड शेप देते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सेंटर वाला टक्स पॉइंट है उस टक्स पॉइंट को हमें आगे पीछे नहीं करना है, बाकी टक्स पॉइंट को हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे टक्स पॉइंट को साइड से मिलाएंगे। तो हमारा जो सेकंड टक्स पॉइंट है इस पॉइंट को हम सीधा करके नहीं मिलाएंगे साइड से, इसको हम थोड़ा सा झुकाते हुए साइड से मिलाएंगे। तो झुकाते हुए मिलाएंगे बोलने से जो हमारा बेल्ट है उसी बेल्ट से 2 इंच की दूरी पे एक हमें मार्किंग लगा देना है। तो 2 इंच की दूरी में हमने जो मार्किंग किए हैं इसी मार्किंग को हम टक्स पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। तो लाइन खींचने के बाद देखिए ये वाला मार्किंग हमारा थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ध्यान रखना है कि फिटिंग वाले साइड का जो टक्स पॉइंट है इसको हमें थोड़ा सा झुकाते हुए ही मिलाना है। अब हम तीसरा टक्स पॉइंट को गले वाले साइड में मिलाएंगे। तो इस साइड के टक्स पॉइंट को गले वाले साइड में मिलाते टाइम ध्यान रखना है कि इस टक्स पॉइंट को हमें एकदम सीधा करके ही खींचना है। तो देखिए मेरा तीसरा टक्स पॉइंट का भी मार्किंग करना हो गया है। अब हम चौथा टक्स पॉइंट को आर्म होल के सेंटर पॉइंट में मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा चारों टक्स पॉइंट का मार्किंग करना हो गया है। तो ध्यान देना है कि टक्स पॉइंट में जब हम मार्किंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग करेंगे, जैसे कि मैं की हूँ वैसा करेंगे तो कटोरी में अच्छा पफ आएगा और पफ अच्छा आएगा तो ब्लाउज़ फिटिंग भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए कि पहला टक्स पॉइंट हम 4 इंच पे लगाए हैं और इस टक्स पॉइंट की दूरी हमने मतलब टक्स पॉइंट की लंबाई हमने 2.5 इंच रखे हैं और ये हमारा मेन टक्स पॉइंट है। इस टक्स पॉइंट को नापते हुए हम 1.5 इंच के दूरी पे बाकी टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किए हैं। टक्स पॉइंट में अच्छा सा राउंड शेप देने के लिए किसी सर्कल चीज़ का हम यूज़ करें। इससे आगे का वीडियो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।